हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, जिसमें हम ऊपर के सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जो आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। ये प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार और बिहार के भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु और बिहार का स्वातंत्र, ये सारे टॉपिक पिछले वीडियो में कंप्लीट हैं। तो आप जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम शुरू करेंगे बिहार की मिट्टी और बिहार में वन एवं वन्यजीव और बिहार में आपदा प्रबंधन। ये 3 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम बिहार की मिट्टी। तो पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्य और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा अथवा मिट्टी कहा जाता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या इंग्लिश में पैडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है, जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ और अपोड़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को हम अपोड़ और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब मिट्टी को हम 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है वो पर्वत पादीय मिट्टी और तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ या भांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, और दक्षिण में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी और पुरानी जलोढ़ को करेल, केवाड़ मिट्टी और लाल पीली पथरीली मिट्टी, बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। तो उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, नंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में भी बांटा गया है। तो पर्वत पादीय मिट्टी, ये मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेसर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। ये मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। किस मिट्टी में? तराई मिट्टी में। तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। तराई मिट्टी हल्के भूरे और पीले रंग की होती है। ये मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती हैं। पुरानी जलोढ़ या भांगर मिट्टी। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसकी पुरानी मिट्टी का विस्तार कहाँ से है? घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। आगे की इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी, छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो टाल मिट्टी।
टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ये मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? टाल मिट्टी। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। ये क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। कगारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो सोन, फाल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इसका विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। ये मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल मक्का, सरसों और मिर्च होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करेल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू और अरहर, गेहूँ आदि हैं। लाल और पीली मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है और यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण ये लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन्य एवं वन्य जीव। बिहार के एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब जानेंगे एक एक के बारे में। आर्द्र पर्णपाती वन क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वन आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवन आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में समई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। किस शुष्क पर्णपाती वन में शुष्क पर्णपाती वन जो 120 सेंटीमीटर से कम औसतन वर्षा होती है। आगे पढ़ेंगे बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो पढ़ेंगे बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो अभ्यारण्य स्थान और उनकी क्या विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में है। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है जो 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ तेंदुआ, भालू, शुअर, मगरमच्छ के लिए ये प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार।
गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया जो 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है जो 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षी का आश्रय स्थल भी कांवर झील में ही है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य है जो बेगूसराय में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो रोहतास में है 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी जमुई में है जो 1.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1.92 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा अभयारण्य कौन है? तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है जो 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पंथ वन्यजीव अभयारण्य नालंदा राजगीर में है जो 335.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है जो 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला सलीम पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे 2021 का। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है और इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई जो लगभग 1.03% है। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण वर्ग क्षेत्रफल प्रतिशत और वृद्धि। वन आवरण 7381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर प्रतिशत है 7.84 और वृद्धि 75 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर प्रतिशत 2.48 और वृद्धि हुई 338 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 9722 और कुल प्रतिशत 10.32 और कुल वृद्धि 413 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वन आवरण और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण सबसे अधिक जिला है कैमूर, क्षेत्रफल 1051.56 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण में 903.34 वर्ग किलोमीटर। रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम जिला शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में है। शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर, 4.14 वर्ग किलोमीटर और 4.43 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक वन आवरण जिला देखा जाए तो कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास में। सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में है। जिलों में वन आवरण प्रतिशत के अनुसार देखेंगे। प्रतिशत के अनुसार कैमूर में सबसे ज़्यादा 31.56
और ये था क्षेत्रफल के आधार पे, और ये प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो प्रतिशत के आधार पे कैमूर प्रथम स्थान पर है, उसके बाद जमुई, उसके बाद नवादा। तो कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72%। सबसे कम प्रतिशत के आधार पे शेखपुरा, बक्सर, फिर सीवान आता है, जिसमें शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35%, सीवान 0.35% आता है। आप इस डाटा को ज़रूर पढ़ें और बार बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ये याद हो पाएगा। ये रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले ज़िले में वनावरण में वृद्धि हुआ था बांका, जमुई और गया में, और वनावरण को नुकसान हुआ था कैमूर, सुपौल और रोहतास में। रोहतास को अन्य बिंदु जानेंगे कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के लिए 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.17% है। बिहार में वृक्षावरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत वन का प्रकार है, जैसे कि अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनता 2021 में 4.5% और मध्य सघन वर्ग में 40 से 70 शिखर सघनता और खुले वन 10 से 40 शिखर सघनता में। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन आते हैं, तो जैसे वर्ग की बात है, शीर्ष जिले हैं और शीर्ष जिलों का क्षेत्र है। बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 249.34 वर्ग किलोमीटर है। मध्य रूप में घने वन पश्चिमी चंपारण में ही पाए जाते हैं, जो 548.47 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन में कैमूर आता है, जो 531.73 वर्ग किलोमीटर है। 2019 और 21 से वनावरण की तुलना। वन क्षेत्रफल और क्षेत्रफल जो 2019 है और 21 की तुलना किया गया जी। बहुत घने 333 वर्ग किलोमीटर, फिर 333, ये इक्वल ही था। मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर और ये 3286 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन थे 3693 और ये 3762 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाधिक भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। ये उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 ही है। और बिहार में आपदा प्रबंधन इसी वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो शुरू करते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है, जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़। बिहार के 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं, 13 कम। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है।
अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हुए जो 15 हैं, जो इसमें आता है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। और 13 कम प्रभावित क्षेत्र आते हैं जैसे पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। तो यहाँ ये कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं? बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना और तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मानों का प्रसार आदि, सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर आते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन में विभाजित किया गया है। तो जोन और यहाँ पर जिले हैं। जोन 5 है जहाँ अधिक प्रबलता किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी आते हैं। जोन 5 में जो अत्यधिक प्रबलता वाला जिला है इसके अंतर्गत ये सारे जिले आते हैं। जोन 4 में आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर जो मध्य प्रबलता वाला। और जोन 3 में आता है जो निम्न प्रबलता वाला है जैसे कि गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर आते हैं। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिमी बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जानमाल को क्षति होती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत में 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जो 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया, जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्ययोजना को लागू भी किया। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्ययोजना को लागू किया है। आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगला शुरू होगा हमारा नया चैप्टर बिहार की अर्थव्यवस्था, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।